हेलो गाइस, वेलकम टू खो एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में। अगर आप सीएसएस के स्टूडेंट हो तो इसमें जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1930, ये जो हमारा मर्केंटाइल लॉ का पेपर है 100 नंबर का, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है और हर साल इसमें से एक क्वेश्चन तो लाजमी आता है और कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो इस वीडियो में हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का रिकैप पढ़ेंगे और आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है। देन एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट के। रिमेंबर, सेल ऑफ गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है दिस इज़ जस्ट लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये सिर्फ ये बनता है गुड्स के केस में। अब गुड्स क्या होते हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइंड है। फिर ये इस केस इसके इस कॉन्ट्रैक्ट में एक सेलर होता है और एक बायर होता है। सेलर और बायर की डेफिनेशन क्या है वो भी हम इस एक्ट में देखेंगे। सो इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, देन वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ये अक्सर पेपर में भी आ जाता है। देन हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्स एज टू टाइटल ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स कौन कौन से टाइटल आपके पास हों तो आपको कोर्ट्स ये मान लेंगे कि यार ठीक है ये गुड्स आपकी हैं। कंडीशंस एज टू वारंटीज़, कंडीशंस एंड वारंटीज़। कंडीशंस एंड वारंटीज़ क्या होती हैं हम ये देखेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ केवियर टेम्प्टर देखेंगे। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर देखेंगे, ये बड़ा फ्रीक्वेंटली टेस्टेड टॉपिक एरिया एग्जाम में, सीएसएस एग्जाम में, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। ओके, देन हम देखेंगे डिलीवरी रूल्स। ओके, एंड देन हम बात करेंगे एंड पे सेल बाय ऑक्शन। सो remember that originally the law relating to sale of goods act was contained in chapter 7 of the contract act 1872. If you are in India then it's Indian contract act, and if you are in Pakistan then it's simply contract act 1872. The same was repealed and reenacted by sale of goods act 1930. ओके, सो चैप्टर जो 7 था आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में से, उसको वहाँ से ख़त्म कर दिया गया था और उसको वहीं उसके सारे जो थे क्लॉजेज और सारी चीज़ें थी उसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का हिस्सा बना दिया गया। सो दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ओके, टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन, रिमेंबर सेक्शन जो 4 है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की डेफिनेशन है। वो क्या है जी? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर्स, ठीक है, नंबर 1, और एग्रीज टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो हमें स्पेसिफिकली देखनी पड़ेंगी ताकि हमें पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कब होता है। ठीक है, कुछ देखें, एक टर्म है ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, दूसरी है एग्रीमेंट टू ट्रांसफ़र गुड्स। ठीक है, देन देर इज़ सेलर, देन देर इज़ बायर, देन देर इज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। ठीक है, देन देर इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस। ओके, सो इन चीज़ों को हम देखेंगे कि ये चीज़ें एसेंशियल ये होंगे सारी चीज़ें, तब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बनेगा। अच्छा, आज जो हमने चीज़ें बात की थी एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है। देखें, सबसे पहले तो हो जाएगा फ्रॉम द अबव डेफिनेशन जो हमने देखी, द फॉलोइंग एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी नोटेड। सो जैसे जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था तो हमने देखा था कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट देखे थे। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या है। ठीक है, सो नंबर 1 क्या है? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज़, और हमने डेफिनेशन में देखा था कि 2 पार्टीज़ कौन सी होंगी? बायर होगा, ठीक है, और सेलर होगा। अब 2 पार्टीज़ नहीं होंगी तो कभी भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं बन सकता। मतलब अब अपने आप को कभी भी गुड नहीं बेच सकते, सेलर अपने आप को गुड्स नहीं बेच सकता, ही हैज़ टू सेल इट टू अ बायर। ओके, देन द सेकेंड इज ट्रांसफ़र और एग्रीमेंट टू ट्रांसफ़र द ओनरशिप ऑफ गुड्स। अच्छा, 2 तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट टू सेल गुड्स एंड एग्रीमेंट टू देर इज सेलिंग ऑफ गुड्स एंड देर इज एन एग्रीमेंट टू ट्रांसफ़र गुड्स। ओके, सो इनको हम आगे जाके इनमें डिफरेंशियल भी पढ़ेंगे, डिफरेंस क्या है इन दोनों में ये भी पढ़ेंगे। एक ट्रांसफ़र में ये होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के वक्त ही गुड्स ट्रांसफ़र करते हो, और एग्रीमेंट टू ट्रांसफ़र गुड्स में ये होता है कि आप गुड्स की ऑनरशिप जो है वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कभी ट्रांसफ़र करते हो। और वो किस केसेस में होती है? लेट्स सपोज जो फ्यूचर गुड्स होते हैं उनमें हमेशा एग्रीमेंट टू ट्रांसफ़र हो सकता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर एग्रीमेंट टू ट्रांसफ़र क्या होता है। थर्ड जो एसेंशियल कंपोनेंट है वो है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नेसेसरीली बी गुड्स। ठीक है, अब प्रॉपर्टी है, लेट्स सपोज इमूवेबल प्रॉपर्टी है, घर है, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ओनली गुड्स दैट इज मूवेबल गुड्स। गुड्स की भी आगे डेफिनेशन हम देखेंगे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो गुड्स को कैसे डिफाइन करता है। नंबर 4 इज प्राइस। ओके, द कंसिडरेशन मस्ट बी प्राइस। ओके, अगर आप गुड्स
गुड्स के बदले में आप गुड्स बेच रहे हैं किसी को और वो आपको उसके बदले में गुड्स दे रहा है, तो दैट इज़ बार्टर, ओके, दैट इज़ नॉट प्राइस। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि प्राइस होना लाजमी है। अच्छा, सेल ऑफ गुड्स ये नहीं कहता कि प्राइस मार्केट प्राइस होनी चाहिए या जो है प्राइस कितनी होनी चाहिए, वो सिंपल कहता है कि रीज़नेबल प्राइस होनी चाहिए। अब मार्केट प्राइस की बात नहीं करता, से अगर प्राइस डिटर्मिन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ये नहीं कहता कि जी मार्केट प्राइस होनी चाहिए, वो कहता है कि रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए, और रीजनेबल प्राइस वो कहता है कि फ्रॉम केस टू केस बेसिस वेरी करती है। अच्छा, लास्ट क्या था जी हमारा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ, बल्कि दो और एलिमेंट्स हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एक था अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी इन राइटिंग और बाय वर्ड्स। सो लाजमी नहीं है कि रिटन ही हो, ठीक है, ओरल भी हो सकता है, ठीक है, बट इट हैज़ टू बी बोथ पार्टीज दे शुड बी इन अ फ्रेम ऑफ माइंड दैट यार उन दोनों के बीच में वाकई वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। और फिर ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट, वो हमने डिफरेंट पढ़े थे, ठीक है, कि ऑफर होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। अच्छा, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, फॉर एग्जांपल आप अगर किसी मुल्क में जो है वो शराब है, ठीक है, वो इलीगल है, तो इवन दो इट्स अ गुड, ठीक है, वो मूवेबल है, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होगा। तो ये डिफरेंट बाकी जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो हम बाकी वीडियोस में देख चुके हैं वो होना लाजमी है, ठीक है। तो ये 6 एग्रीमेंट्स है, ठीक है। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या होगा, तो आपने इनको लिख देना है, ठीक है, और इनको एलैबोरेट कर देना है। मैं किसी और वीडियो में ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स हैं मैं इनको डिटेल में डिस्कस करूंगा विद केस लॉज एंड विद एग्जैक्ट सेक्शंस, लेकिन क्योंकि अभी हम ये एक रिवीजन चल रही है, रिवीजन सेशन है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। अच्छा, सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल डिस्टिंग्विश, ठीक है, ये मैंने आपको कहा था कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 दो चीज़ों की बात कर रहा है, वन सेल की बात करता है और दूसरा एग्रीमेंट टू सेल की बात कर रहा है। सो इनको डिस्टिंग्विश करना है। सेल क्या होती है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द ओनरशिप इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड बाय सेलर टू द बायर इमीडिएटली एट द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Thus, strictly speaking, sale takes place when there is a transfer of property in goods from the seller to the buyer. A sale is an executed contract. सो सेल क्या होती है, जब कॉन्ट्रैक्ट का कंक्लूड करते हो तो इमीडिएटली आप गुड्स को ट्रांसफ़र कर देते हो, यानी गुड्स की जो प्रॉपर्टी है, ओनरशिप है, वो आप ट्रांसफ़र कर देते हो। सो दैट इज़ कॉल्ड सेल, ओके। अच्छा, इट मे बी नोटेड, ठीक है, इट मे बी नोटेड हेयर दैट द पेमेंट ऑफ प्राइस इज इमटेरियल टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Mr. A sells Yamaha motorcycle to Mr. B for $10,000 rupees. It is a sale since the ownership of the motorcycle has been transferred from A to B, ठीक है, यानी A ने B को मोटर बाइक ट्रांसफ़र कर दी है, ठीक है, और दिस इज़ कॉल्ड अ सेल। अब इसके ऑपोजिट देख लें हम कि एग्रीमेंट टू सेल क्या होगा। लेट्स सपोज ए ने बी को कहना था कि यार फैक्ट्री में मोटर बाइक बन रहा है, ठीक है, तुम मुझे पैसे दे दो 10,000 रुपये, और जब वो फैक्ट्री में मोटर बाइक बन जाएगा तो मैं वो बाइक तुम्हें दे दूंगा, मैं उसकी ऑनरशिप तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा। सो दैट इज़ ओनली एन एग्रीमेंट टू सेल, ओके, दैट इज़ नॉट सेल। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि दोनों तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, सेल एग्रीमेंट भी बन सकता है और एग्रीमेंट टू सेल का कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एग्रीमेंट टू सेल क्या है, जैसे हमने पिछले वीडियो में पिछले स्लाइड में बात की थी, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज़ टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर डेट और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड। सो जैसे हमने कहा था कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होनी है इन गुड्स, अच्छा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स का सिंपल ये मतलब आप है कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र होना, ठीक है। ऑनरशिप ट्रांसफ़र जब भी होती है तो उसको लीगल टर्म में हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, ठीक है। वो फ्यूचर डेट पे होगी, जैसे मोटर बाइक अभी बना ही नहीं है तो आप उसकी ऑनरशिप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह मैं एक एग्जांपल ले लूँ, लेट्स सपोज दैट एक आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि उसके पास एक लेट्स सपोज फार्म हाउस है, ठीक है, और आप उससे कहते हो कि यार ये जो तुम्हारी स्पेसिफिक गाय है, ठीक है, इट्स अ काव, अगले पूरे महीने में जो ये दूध देगी वो मैं तुमसे 10,000 रुपये में ख़रीद लूँगा। सो दैट इज़ नॉट अ सेल बिकॉज ऑनरशिप अभी ट्रांसफ़र नहीं हुई, दैट इज़ ओनली एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि अभी उस गाय ने दूध देना है और आपको वो बेचेगा हर रोज़, ठीक है। सो दैट इज़ ओनली एग्रीमेंट टू सेल। अच्छा, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मिस्टर ए एग्रीड टू बाय फ्रॉम मिस्टर ए एग्रीड टू बाय फ्रॉम मिस्टर बी अ सर्टन क्वांटिटी ऑफ नाइट्रेट ऑफ सोडा, ठीक है। मिस्टर ए ने कहा कि यार मैं मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मैं तुमसे नाइट्रेट ऑफ सोडा खरीदूंगा। द शिप कैरिंग द नाइट्रेट ऑफ सोडा वॉज येट टू अराइव। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि अभी जो सोडा है वो भी अराइव नहीं हुआ, ठीक है, उसने अभी शिप से आना है। दिस इज़ एन एग्रीमेंट टू सेल। मैं उससे मिस्टर ए मिस्टर बी से एग्रीमेंट टू सेल कर रहा है, क्यों?
क्योंकि अभी वो सेल कर ही नहीं सकता, जब गुड्स ही नहीं है तो वो कैसे सेल करेगा। एग्रीमेंट टू सेल है कि जब गुड्स आएंगी, वो उससे एग्री कर रहा है कि जब गुड्स आएंगी तो मैं तुम्हें बेचूंगा। इन दिस केस द ओनरशिप ऑफ नाइट्रेट ऑफ सोडा इज टू बी ट्रांसफर्ड to A on the arrival of the ship containing the specified goods, that is nitrate of soda। ये एक बड़ा फेमस केस भी था, ये आप इसको कोट कर लो तो आपको एडिशनल मार्क्स में मिल जाएंगे। जॉनसन वर्सेस मैकडॉनल्ड, ठीक है, 1842 का केस था। इसमें ये जो था कॉन्सेप्ट था कि सेल क्या होती है और सेल ऑफ गुड्स क्या होती है, इसको डिफ्रेंशिएट किया गया था, ठीक है। अच्छा, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। ऑन मार्च 1998 ए एग्रीड टू सेल हिज कार। ए ने एग्री किया कि मैं अपनी कार बेचूंगा टू बी फॉर ₹80,000, ठीक है। इट वॉज एग्रीड बिटवीन दमसेल्व्स दैट द ओनरशिप ऑफ द कार विल ट्रांसफ़र टू बी ऑन 31 मार्च 1998। सो क्या है जी, ए एग्री किस डेट को कर रहा है, 1 मार्च को कर रहा है, ठीक है। और उसने कहा कि मैं ट्रांसफ़र कार कब करूँगा, 31 मार्च को, यानी 1 महीने बाद। व्हेन द कार इज़ गॉट रजिस्टर्ड इन बीज नेम, ठीक है। ए ने बी को कहा कि मैं गाड़ी तुम्हें तब बेचूंगा, एग्रीमेंट उसको 1 मार्च को वो उसको एग्रीमेंट कर रहा है कि 31 मार्च को जब गाड़ी तुम्हारे नाम पे रजिस्टर हो जाएगी तो मैं गाड़ी तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा, ठीक है। ऑनरशिप की गाड़ी की जो है वो उस 31 मार्च को ट्रांसफ़र हो जाएगी। इट इज़ एन एग्रीमेंट टू सेल एंड इट विल बिकम सेल ऑन 31 मार्च व्हेन द कार इज़ रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ बी। सो पहली तारीख को इट इज़ ओनली एन एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। जबकि ये जो एग्रीमेंट टू सेल है, ये जो बनेगा, सेल कब बनेगी, सेल में कब कन्वर्ट होगा, 31 तारीख को, जब जो गाड़ी है वो बी के नाम पे रजिस्टर हो जाएगी। अदर पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एन एग्रीमेंट टू सेल आर, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम फर्दर डिटेल में देखते हैं कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फ़र्क है। सेल इज़ एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा होगा। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब दोनों पार्टीज़ उनकी जो रिस्पेक्टिव ड्यूटीज़ होती हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, वो उन्होंने फुलफिल कर ली होती हैं। तो सेल में एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक पार्टी ने पैसे दे दिए होते हैं और दूसरी पार्टी ने गुड्स डिलीवर कर दिए होते हैं। वेयर एग्रीमेंट टू सेल इज़ एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी किसी एक पार्टी ने भी अपनी फुल जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को अभी गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं की, वो 31 मार्च को उसको गाड़ी ट्रांसफ़र करेगा। सो ए के बिहाफ पे अभी जो ड्यूटीज़ हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो भी फुलफिल होनी है। नंबर 2 है, इन अ सेल सिंस द प्रॉपर्टी वॉज पास टू द बायर द सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है। अब सेल के केस में हमने देखा था कि द प्रॉपर्टी हैज़ पास टू द बायर, यानी जो ऑनरशिप है वो जो जिसने ख़रीदना होता है उसको, जिसने गुड्स ख़रीद रहा होता है जो, उसको पास हो चुकी होती है, ठीक है। जैसे गाड़ी मिस्टर बी को ट्रांसफ़र हो गई 31 तारीख को, ठीक है। तो द सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स। तो अब 31 तारीख को जब गाड़ी बी को ट्रांसफ़र हो गई तो जो सेलर है मिस्टर ए, वो मिस्टर बी को सू कर सकता है, यानी उसको कोर्ट में ले जा सकता है कि यार मैंने तुम्हें गाड़ी तो बेच दी, तुमने अभी तक मुझे पेमेंट नहीं की। सो ठीक है, सो द सेलर कैन सू द बायर फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स। मतलब हमारा एग्रीमेंट हो गया, मैंने तुम्हें गाड़ी दे दी है तो अब तुम मुझे उसकी कीमत भी दो जो भी थी, 10,000 थी या जो भी थी। वेयर एज एन एग्रीमेंट टू सेल इन केस ऑफ ब्रीच द सेलर कैन ओनली सू फॉर डैमेजेस अनलेस द प्राइस वॉज पेएबल एट अ स्टेटेड डेट, ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल में क्या है जी कि अगर उस देखो 31 तारीख को अभी ए ने बी को गाड़ी ट्रांसफ़र ही नहीं की थी, ठीक है। तो अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट फॉर सम रीज़न, बी किसी रीज़न की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, तो जो ए है वो बी से ये नहीं कहेगा कि भाई 10,000 मुझे दो, हमारा एग्रीमेंट हुआ था 10,000 की गाड़ी खरीदने का। वो सिर्फ उसको डैमेजेस के लिए सू कर सकता है। वो ये कह सकता है कि भाई देखो मैंने गाड़ी किसी और को नहीं दी, तुम्हारे लिए रखी हुई थी, ठीक है। हालांकि मुझे 10,000 की मेरा तुम्हारे साथ एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन बाद में मुझे किसी ने 11,000 की ऑफ़र मारी थी, ठीक है। तो वो जो 1,000 है उसके लिए वो डैमेजेस के लिए सू कर सकता है, कोर्ट में ले जा सकता है कि यार मिस्टर बी ने मेरे से क्योंकि गाड़ी नहीं खरीदी एंड पे जाके, तो मुझे 1,000 का नुकसान हुआ, मुझे एक अच्छी ऑफ़र मिल रही थी। सो ही कैन ओनली सू फॉर डैमेजेस। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे पूरे का पूरा 10,000 दो, क्योंकि अभी गाड़ी ट्रांसफ़र ही नहीं हुई, तो वो पैसे 10,000 किसके दे वो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम नंबर 3 पे देखते हैं। अ सेल क्रिएट्स अ राइट इन रेम एंड एन एग्रीमेंट टू सेल क्रिएट्स अ राइट इन पर्सोनम। अच्छा, ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, मैं एक सेपरेट लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा कि राइट इन रेम क्या होता है और राइट इन पर्सोनम क्या होता है, ठीक है। आप फ़िलहाल इसको बस याद रख लें और ये पॉइंट्स नोट कर लें, ठीक है। मैं किसी और वीडियो में डिटेल में आपसे ये पॉइंट डिस्कस करूँ। राइट इन पर्सोनिंग में होता है कि बेसिकली जिस बंदे से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है,
उस सिर्फ उसके अगेंस्ट आपको राइट होता है। फॉर एग्जांपल अगर ए ने बी को गाड़ी बेची और एंड पे जाके एग्रीमेंट टू सेल में उसने नहीं बेची, तो ए सिर्फ बी को ही सू कर सकता है, ठीक है। वेर एज जो सेल थी, ठीक है, अगर सेल के केस में देखें, ए ने बी को गाड़ी बेच दी, तो नाउ बी हैज़ राइट इन रैम, पूरी दुनिया के अगेंस्ट बी के पास एक राइट है कि भाई गाड़ी मैं यूज़ करूँगा, कोई मेरी गाड़ी को हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है। वेर एज इन केस ऑफ इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल देर इज़ ओनली राइट इन परसोनम, ठीक है। बी के पास अभी गाड़ी आई नहीं है, वो सिर्फ ए को ही सू कर सकता है क्योंकि उसने उसको गाड़ी बेचनी थी। वेर एज जब इन केस ऑफ सेल जब बी के पास गाड़ी आ गई, तो ही हैज़ राइट इन रैम, ही हैज़ राइट्स अगेंस्ट ऑल अदर पार्टीज़ कि यार गाड़ी मेरी है, कि गाड़ी को चोरी नहीं कर सकता, वो गाड़ी को डैमेज नहीं कर सकता, ठीक है। बट आपको अगर नहीं भी समझ आए तो कोई बात नहीं है, मैं ये इस कॉन्सेप्ट की मैं डिटेल में एक और वीडियो में डिस्कस करूँगा। इन केस ऑफ लॉस ऑफ गुड्स, ये हम सेल के भी केस में बात कर रहे हैं, the loss will fall on the buyer even though the goods are in the possession of the seller, it is because risk is associated with ownership, ठीक है। अच्छा क्या है, अगर वो जो गाड़ी थी, ठीक है, हमने जो ए ने बी को बेची है, ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अगर वो गुम जाती है, तो जो आपका लॉस है वो बायर यानी बी को फेस करना पड़ेगा। अगर 10,000 की गाड़ी थी, तो वो समझ लें वो बी को नुकसान हुआ है, ए को उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जो गाड़ी है वो उसकी जो पोजेशन है वो इवन दो द गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ द सेलर, ठीक है, बेशक सेलर के पास ये भी वो गाड़ी पड़ी हुई है, लेकिन द रिस्क इज एसोसिएटेड विद ऑनरशिप, ऑनरशिप जो है वो बी को पास हो चुकी हुई है, ठीक है। अब 31 तारीख को जो हमने देखा था कि यार अगर जो गाड़ी के जो पेपर थे वो बी को ट्रांसफ़र हो चुके हुए हैं, ठीक है, इट मीन्स कि अब बी उसका ऑनर है, ठीक है। तो अब गाड़ी गुम जाती है या कुछ भी होता है तो उसका जो नुकसान है वो बी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ना कि ए को, ठीक है। अब इसकी डिफरेंट आगे फर्दर न्यूआंसेस हैं कि ए ने बेसिकली गाड़ी की क्या क्या हिफाजत करनी थी, अगर वो उसने वाकई में की हुई है तो फिर गाड़ी अगर गुम जाती है तो फिर बी उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। वेर एज अगर ए केयरलेस था, उसकी डिफरेंट ये हमें डिटेल में पढ़ लेंगे किसी और लेक्चर में। वेर एज ए ने केयरलेसनेस की तो फिर ए को ही देनी पड़ेगी, लेकिन जो जनरल आपका प्रिंसिपल है वो ये है कि जिसकी ऑनरशिप उसी का नुकसान, उसी को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। वेर एज इन एग्रीमेंट टू सेल द लॉस इन द केस शैल बी बोर्न बाय द सेलर इवन दो द गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ द बायर। एग्रीमेंट टू सेल में लेट सपोज अभी गाड़ी के पेपर जो थे, गाड़ी जो बी के नाम होनी थी वो 31 को होनी थी, ठीक है, लेकिन ए ने बी को कहा क्या ठीक है मैं गाड़ी तुम्हें दे देता हूँ, तुम यूज़ करो उसको, ठीक है, पहली तारीख को उसने गाड़ी बी को दे दी, तो इन दैट केस जो लॉस होगा गाड़ी का वो ए को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि इवन दो गाड़ी बी के पास थी, ठीक है, लेकिन अभी भी गाड़ी बी के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा हम आगे चलते हैं, नंबर 4, इन केस बायर पेज द प्राइस एंड द सेलर देयर आफ्टर बिकम्स इंसॉल्वेंट, द बायर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी, ठीक है। सो सेल के कॉन्ट्रैक्ट में लेट सपोज बायर ने गाड़ी की प्राइस पे कर दी एंड द सेलर देयर आफ्टर बिकम्स इंसॉल्वेंट, ठीक है, तो द बायर कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी, यानी कि बी ने गाड़ी की प्राइस पे कर दी 10,000 रुपये, ठीक है, ए को पे कर दिए, लेकिन ए क्या हुआ बाद में बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गया, तो द बायर यानी जो बी है ही कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर। अब जब कोई बैंकरप्ट हो जाता है तो क्या होता है जी, एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट हो जाता है या असाइनी अपॉइंट हो जाता है, जो बेसिकली ए की जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करता है, वो उसके जो जिसने ए ने जिस चीज़ को कर्ज देना होता है वो उसका कर्ज उतारता है, फिर वो जो बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटर करता है उसमें, तो क्योंकि बी ने पैसे दे दिए थे, ठीक है, तो अब अगर ए इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, फॉर सम रीज़न गाड़ी भी उसने बेच दी कर्जे उतारने के लिए, तो जो बी है जिसने गाड़ी की कीमत पे कर दी थी वो ऑफिशियल रिसीवर से पैसे मांग सकता है और वो गुड्स मांग सकता है, ही कैन क्लेम द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर कि भाई मुझे गाड़ी मैंने उसको पैसे दे दिए थे, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो तुम उसकी गाड़ी नहीं बेच सकते, उसके डेट सेटल करने के लिए तुम्हें पहले मुझे गाड़ी देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि गाड़ी जो है वो मेरी है। अच्छा आगे हम चलते हैं, इन केस इन दीज सर्कमस्टांसेस द बायर कैन नॉट क्लेम द गुड्स बट ओनली अ रेटेबल डिविडेंड फॉर द मनी पेड। अब एग्रीमेंट टू सेल है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि क्योंकि गाड़ी जो है ट्रांसफ़र नहीं हुई थी और अगर ए बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट हो जाता है इन ड्यूरिंग द कोर्स, ठीक है, उस महीने में जब गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, तो बी को ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने कीमत दे दी थी, ठीक है, तो अब मुझे आप गाड़ी दो, नहीं, वो सिंपल ये करेगा कि ही कैन नॉट क्लेम गुड्स, वो गाड़ी नहीं क्लेम कर सकता, बट ओनली रेटेबल डिविडेंड फॉर द मनी पेड। वो कहेगा कि भाई मैंने पैसे दिए थे मुझे वो चाहिए और कुछ मुझे सूद भी चाहिए क्योंकि आपने मेरे पैसे यूज़ किए हैं, ठीक है।
सो ये एक एग्जांपल, बड़ा एक डिफरेंस है एक सेल और एग्रीमेंट टू सेल में, कि कौन बेसिकली इन केस ऑफ सॉल्वेंसी कौन क्या क्लेम कर सकता है। अच्छा, नंबर 6 क्या है, इन केस इफ़ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट विदाउट पेइंग द प्राइस, ठीक है। मतलब अगर बायर इंसॉल्वेंट, पहले हमने देखा था सेलर इंसॉल्वेंट होगा, वेयर अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया विदाउट पेइंग द प्राइस, ठीक है, यानी अगर गाड़ी की ऑनरशिप जो है, यानी द ऑनरशिप हैविंग पास टू द बायर, ठीक है, यानी ए ने गाड़ी बी को ट्रांसफ़र कर दी, उसकी ऑनरशिप भी बी को चली गई, लेकिन अब बी ने अभी गाड़ी की पेमेंट नहीं की थी, ठीक है, यानी उसने प्राइस नहीं पे की थी, और मीन वाइल बी इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, यानी उसके पास पैसे नहीं रहे, उसके पास इतने कर्ज चढ़ गए थे। सो द सेलर शेल हैव टू डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर एक्सेप्ट वेयर ही हैज़ अ लियन ओवर द गुड्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा इस केस में, क्या है, बायर इंसॉल्वेंट हो गया है विदाउट पेइंग द प्राइस, गाड़ी ए ने बी को ट्रांसफ़र कर दी है। सो जो सेलर है ही शेल हैव टू डिलीवर द गुड्स, ठीक है। अब क्या हो गया, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई बी को, ठीक है, सेलर ने बेसिकली ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी बायर को, तो द सेलर शेल हैव टू डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर, ठीक है। तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है, तो सेलर ने बी को गाड़ी ट्रांसफ़र करनी ही करनी है। बेसिकली इसमें है क्या कि देखें, जब बी इंसॉल्वेंट हुआ तो जो रिसीवर्स हैं वो बी की प्रॉपर्टी सारी मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टी बेच के कर्जे भी उतारेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है, बट बी इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या हो गया, अब बी ने विदाउट पेइंग द प्राइस, बी ने भी प्राइस नहीं दी थी, तो वो क्या, जो रिसीवर हैं वो क्या कहेंगे सेलर को कि भाई आप वो गुड्स कार हमें दे दो, ठीक है, हम वो लेंगे और उसको मैनेज करके क्या बेचना है क्या नहीं बेचना हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि ऑनरशिप पास होगी, ऑनरशिप पास होगी ए से बी को, और बी इंसॉल्वेंट हुआ तो बी के जो रिसीवर्स हैं वो ए से कहेंगे कि भाई आपने ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी थी, गाड़ी हमें दे दो। वेयर एज इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, द सेलर कैन रिफ्यूज़ टू डिलीवर द गुड्स टू द ऑफिशियल रिसीवर, वो सेलर कहेगा भाई बी इंसॉल्वेंट हुआ है, आप उसकी स्टेट मैनेज कर रहे हो, मैं क्यों गाड़ी दूँ, मैंने तो भी गाड़ी की ऑनरशिप ही नहीं ट्रांसफ़र की थी, ठीक है। आगे चलते हैं, सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और अक्सर एग्जाम में टेस्ट किया जाता है। हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है, इन एन एग्रीमेंट हायर परचेज एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट फॉर हायर विद एन ऑप्शन टू परचेज, द हायर अंडर दिस एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू पे एवरी मंथ अ पर्टिकुलर सम ऑफ मनी, and if he pays in that way for a fixed number of months, the hirer will become the owner of the goods on the payment of the last installment। बेसिकली होता ही है हायर एग्रीमेंट, हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है कि आपने एक गुड्स किराए पे लिए, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि 1 साल तुम गाड़ी मेरी किराए पे यूज़ करो, तुमने मंथली मुझे इतना 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 किराया देना है गाड़ी का, और 1 साल बाद गाड़ी मैं तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र कर दूंगा, जब 12 साल में तुम सारी पेमेंट्स मुझे मंथली कर दोगे तो गाड़ी मैं तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र कर दूंगा, ओके। But if the hirer fails to pay any particular installment, the owner can terminate the contract and take away the goods because the ownership continues to remain with the owner, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर वो जो बायर है मिस्टर बी है, वो उसने कोई एक भी इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं पे की, ठीक है, तो जो मिस्टर ए है ही कैन टेक अवे द गुड्स, वो बी से कहेगा भाई मेरी गाड़ी मुझे वापस करो, क्योंकि अभी हायर परचेज एग्रीमेंट में ऑनरशिप जो होती है वो जब तक सारी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं होती वो ओरिजिनल ऑनर के पास ही होती है, यानी मिस्टर ए के पास ही है। हायर परचेज एग्रीमेंट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सेल इन विच प्राइस इज पेएबल बाय इंस्टॉलमेंट्स इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सेल इन विच, अब सेल का कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या होता है यार कि आप सेलर और बायर आपस में एग्री कर सकते हैं कि भाई आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करो, आप मुझे गाड़ी बेच रहे हो लेकिन मैं इसकी कीमत अभी नहीं अदा कर सकता सारी, मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करूँगा। हायर परचेज एग्रीमेंट भी मोर और लेस यही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या होता है कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती जब तक सारी पेमेंट्स नहीं हो जाती, वेयर सेल कॉन्ट्रैक्ट में ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो भी सकती है हो भी नहीं भी सकती, ठीक है, लेकिन पेमेंट आपने बाद में पे करनी है, ठीक है। सो हायर परचेज एग्रीमेंट डज नॉट रिजल्ट इन पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी अनलेस द ऑप्शन टू परचेज इज एक्सरसाइज्ड यूजली बाय पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स टिल सच टाइम इट इज़ कॉन्स्टिट्यूट एज बेलमेंट, ठीक है। जो हायर परचेज एग्रीमेंट में देखा था हमने कि ऑनरशिप जब तक उसने सारी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की पास नहीं होती है, वेयर सेल एग्रीमेंट में ऑनरशिप तो पास हो जाती है लेकिन उसने पेमेंट बाद में करनी है। सो जब तक बेसिकली हायर परचेज एग्रीमेंट में वो सारी पेमेंट नहीं कर सकता, सारी पेमेंट नहीं कर देता और उसके पास जो है वो प्रॉपर्टी जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र नहीं होती, इट्स कॉल्ड अ बेलमेंट। बेलमेंट क्या होती है, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हमने इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि जब आप अपने गुड्स किसी के पास रखवाते हो किसी भी पर्पज़ के लिए तो दैट इज़ बेलमेंट, ठीक है। जो गुड्स हैं वो उसके नहीं हो जाते जिसके पास आपने रखवाए होते हैं, वो गुड्स आपके ही हैं, ठीक है।
अच्छा, सेल क्या है? इन केस ऑफ सेल द प्रॉपर्टी पासिस एज सुन एज द सेल इज़ मेड थ्रू दो प्राइस हैज़ नॉट बीन फुली पेड। यानी कि आप गाड़ी, बेशक आपने भी प्राइस पे नहीं की, ऑनरशिप बी के पास, ए से बी के पास चली गई। इन डिटर्मिनिंग एज टू वेदर अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट बिलोंग्स टू वन टाइप और द अदर, regard shall have to be paid to the fact whether the hirer has merely an option to purchase, ठीक है, और वेदर ही हैज़ बॉट और एग्रीड टू बाय द सेल। सो हायर परचेज एग्रीमेंट में बेसिकली हायरर के पास एक ऑप्शन है, बेशक वो 12 महीने की इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद वो गुड्स बाय करे या ना करे, उसका ऑप्शन है। वेयर एज इन केस ऑफ सेल एग्रीमेंट और एग्रीमेंट टू सेल एग्रीमेंट, बी ने गाड़ी बाय करनी ही करनी है। अगर वो नहीं करेगा तो इन केस इट वाज अ सेल एग्रीमेंट तो उसको बेसिकली प्राइस पे करनी पड़ेगी, उसको बेसिकली गुड्स वापस करने पड़ेंगे ए को। और इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू पेमेंट अगर वो नहीं करेगा तो वो बेसिकली ए से डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ठीक है। सो इन केस ऑफ सेल एंड केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट, क्योंकि बायर के पास ऑप्शन होता है तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते। आई होप ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट इट वाज यूज़फुल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे गुड्स से, कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो गुड्स को कैसे डिफाइन करता है। फिर हम आगे जाके बात करेंगे कि राइट ऑफ अनपेड सेलर क्या होते हैं, गुड्स की टाइप्स क्या होती हैं, डिफरेंट। हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को इस वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। फॉर मोर वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।